Hello everyone, this is Vishal Garg. Thank you to all for your support and best wishes for my first lesson of marketing management lesson series of Gurukul eSchool. Please keep supporting like this. So, in this lesson, we are going to consider nature, scope, and importance of marketing management. Let me start now. मीनिंग ऑफ मार्केटिंग हमने अपने लास्ट लेसन में भी पढ़ा था। हम अभी एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। इसमें वो सारी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि एसेंशियल होती है डायरेक्ट, रेगुलेट एंड फैसिलिटेट करने के लिए फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर। मार्केटिंग में आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि इंक्लूड करती हैं मार्केट को एनालाइज करना, मार्केट की प्लानिंग, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आता है, फिर वेयर हाउसिंग आती है प्रोडक्ट की, फाइनेंसिंग आती है, रिस्क बियरिंग आती है। ये सब टर्म्स हम सब आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद ये अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की डेफिनेशन है जो हमने लास्ट लेसन में भी पढ़ी थी। Marketing is a process of planning and executing the conception, pricing, promotion, and distribution of ideas, goods, and services to create exchanges that satisfy individual and organizational objectives. हमेशा याद रखिए कि जो भी डेफिनेशन होती है वो हमेशा वर्ड टू वर्ड या तो आप लिखें, उसे अच्छे से एक्सप्लेन करें। इसके बाद हम नेचर और मार्केटिंग पर चलते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट जो आपका वो कहता है कि मार्केटिंग एक प्रोसेस है जो ढूंढता है और उनको कन्वर्ट करता है कंज्यूमर की वांट्स और नीड्स को पूरा करता है, एक प्रोडक्ट के रूप में उन्हें सर्विसेज देता है। सेकंड पॉइंट आपका ये कहता है कि मार्केटिंग सोचने का तरीका है, एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। थर्ड पॉइंट आपका ये कहता है कि मार्केटिंग एक बहुत ही डायनेमिक प्रोसेस है, मतलब वो चेंज होता रहता है समय के साथ। जैसे हमने अपने लास्ट लेसन में भी पढ़ा था डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ मार्केटिंग। जैसे आपकी फर्स्ट स्टेज उसमें थी जो प्रोडक्शन ओरिएंटेड थी, प्रोडक्शन पे ध्यान देती थी। आपकी उसमें सेकंड स्टेज थी जो कि आपकी सेल्स ओरिएंटेड थी, सेल्स पे ध्यान देती थी। एंड आपकी थर्ड स्टेज कस्टमर ओरिएंटेड थी जो आपके कस्टमर्स पे ध्यान देती थी। एंड द फोर्थ एंड लास्ट स्टेज उसमें थी आपकी सोशल ओरिएंटेड, जो आपके सोशली मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देती थी। इसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट है जो कि कहता है मार्केटिंग इंक्लूड करता है मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है एंड द कंज्यूमर जैसे हम लोग हैं, जिससे हम उनका बेनिफिट ले सकें। इसके बाद आपका फिफ्थ पॉइंट जो है वो बताता है यूटिलिटीज़ के बारे में। जैसे जो टाइम यूटिलिटी होती है मार्केटिंग में वो वेयर हाउसिंग से बनती है। आपकी जो प्लेस यूटिलिटी होती है वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू बनती है। इसके बाद जो आपकी पोजीशन यूटिलिटी होती है वो सेलिंग के थ्रू बनती है। इसके बाद आपका सिक्स्थ पॉइंट है जो कहता है कस्टमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। सारी एक्टिविटीज़ आपकी जो भी है मार्केटिंग की कस्टमर को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए, क्योंकि ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन टुडेज टाइम, कस्टमर। देन आपका सेवन्थ पॉइंट ये कहता है मार्केटिंग में बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, जैसे प्रोडक्ट की प्लानिंग, डेवलपमेंट, प्राइसिंग, उसका प्रमोशन, उसका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग। देन आपका एट्थ पॉइंट ये कहता है कि मार्केटिंग एक बहुत ही वाइडर टर्म है और ये टर्म सेलिंग से भी बड़ा है। ये सिर्फ फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे ध्यान नहीं देता है, बल्कि ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे ध्यान देता है। जैसे कि आपका आफ्टर सेल सर्विसेज हो गई जो कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स में इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद आपका नाइन्थ पॉइंट जो कहता है कि मार्केटिंग बहुत एक क्रिएटिव थिंकिंग है, नया सोचने का तरीका है। आखिर आप कुछ नया सोचोगे जब भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, फर्म को कुछ नया और अलग ही फ़ायदा होगा। देन आपका लास्ट पॉइंट है जो कहता है मार्केटिंग एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, जो मतलब मार्केटिंग में सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं
जब भी हम अपने मार्केटिंग गोल्स अचीव कर सकते हैं। देन इसके बाद स्कोप ऑफ मार्केटिंग आता है, जो बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड करता है, जैसे कि प्रोडक्ट प्लानिंग, पैकेजिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग पॉलिसीज़ एंड एडवर्टाइजिंग। देन हम अब इसको एक अच्छे से पढ़ते हैं, इनके मीनिंग्स। सबसे पहले स्कोप ऑफ मार्केटिंग। स्कोप मार्केटिंग का बहुत ही ज़्यादा वाइड है। इसमें बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, बहुत सारे ऑथर्स ने आपको आप बुक्स में मार्केटिंग के बहुत सारे अलग अलग तरीके के फंक्शंस दिखेंगे, बट जनरली 3 तरह के फंक्शंस होते हैं, 3 कैटेगरीज होती हैं। आप लोग सब उसे एक टर्म से याद रख सकते हैं, जो कि है MAP, मैप। मैप, M stands for merchandising functions, then A for auxiliary functions, then P for physical distribution functions। तो हम अब पहले इसमें पहले फंक्शंस पे चलते हैं, मर्चेंडाइजिंग फंक्शंस पे। मर्चेंडाइजिंग मर्चेंडाइज मतलब होता है कमोडिटी और प्रोडक्ट दैट इज़ अवेलेबल फॉर सेलिंग, जो कि सेलिंग के लिए हमारे सप्लाई होता है। इसमें आपका सबसे पहला पॉइंट आता है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। प्लानिंग किसी भी प्रोडक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट स्टेप है। इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो प्रोडक्ट को मार्केट में उतारती हैं। इसमें प्रोडक्ट लाइन होता है जो फर्म ऑफर करता है। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं प्रोडक्ट लाइन का, जैसे कि रिलायंस की प्रोडक्ट लाइन बहुत ही वास्ट है। वो टेक्नोलॉजी में भी डील करता है, गारमेंट्स में भी डील करता है, ऑयल प्रोसेसिंग में भी डील करता है, फूड चेन में भी डील करता है, और बहुत अच्छा मार्केटिंग स्ट्रेटजी को अपनाता है। इसके लिए प्रोडक्ट प्लानिंग के लिए हमें मार्केटिंग रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत ही एक्सटेंसिव स्केल पे, बहुत ही बड़े दायरे पे, जिससे हम कस्टमर्स की नीड्स को समझ सकें और उन्हें सेटिस्फाई कर सकें। इसके बाद जो होता है कमर्शलाइजेशन होता है, न्यू प्रोडक्ट का मॉडिफिकेशन होता है, एंड जो कि हमें पता लग जाता है इसमें आके कुछ अनप्रॉफिटेबल है प्रोडक्ट प्लानिंग के टाइम, तो हम उसे डिसकंटिन्यू कर देते हैं। इसमें प्रोडक्ट प्लानिंग में कुछ एक्टिविटीज़ आती हैं, जैसे कि आपका क्रिएशन ऑफ आइडिया, मतलब आपको पहले सबसे पहले आइडिया के बारे में सोचना होगा, देन उस आइडिया को स्क्रीनिंग करना होगा। उसके बाद आपको टेक्निकल पॉसिबिलिटी देखनी होगी कि वो आइडिया फिजिबल है कि नहीं है मार्केट में। देन आपको बिज़नेस के प्रोस्पेक्ट्स देखने होंगे कि आपका वो बिज़नेस चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। इसके बाद आपको डिज़ाइनिंग पे ध्यान देना होगा प्रोडक्ट की, उसका शेप से रिलेटेड, टेस्टिंग, पैकेजिंग, उसका लेबलिंग। देन आपको टेस्ट मार्केटिंग एक मैं बहुत रिसेंट एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। कोरोना की वैक्सीन, कोविड-19 की वैक्सीन, जैसे कि वो इस टाइम सैम्पल्स टेस्ट हो रहा है उनका, बहुत ही छोटे छोटे सेगमेंट्स में उनको टेस्ट किया जा रहा है, तो ऐसे ही टेस्ट मार्केटिंग होती है पहले। उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन कस्टमर्स का करेंगे नोट, कि क्या हमें उस कस्टमर्स कैसा फीडबैक दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना मॉडिफाई करेंगे प्रोडक्ट। इसके बाद हम अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग करेंगे। देन एट लास्ट अपने प्रोडक्ट का कॉमर्शलाइजेशन करेंगे फर्म्स अपने हिसाब से, चाहे वो लोकल लेवल पे हो, चाहे आपका वो नेशनल लेवल पे हो, चाहे वो आपका इंटरनेशनल मार्केट हो। देन इसके बाद आपका आता है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के बाद स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसमें प्रोडक्ट को एक फर्म के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हमें सेट करना होता है। स्टैंडर्ड एक जिसमें स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, जैसे प्रोडक्ट का डिज़ाइन, शेप, साइज़ एंड कलर। ये स्टैंडर्ड्स की वजह से प्रोडक्ट की यूनिफॉर्मिटी आती है, जिससे वो अलग ही पहचाना जाता है मार्केट में, और इससे हमारा कस्टमर्स का टाइम बचता है, जिससे हम जल्दी उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और ईज़िली परचेज़ कर लेते हैं। इसके बाद आपकी ग्रेडिंग आती है। ग्रेडिंग का मैं एक एग्जांपल ले सकता हूँ, जैसे कंपनी में परफॉर्मेंस की ग्रेडिंग होती है ABCD, उसमें अलग अलग टाइप्स के लोगों को रखा जाता है। ऐसी प्रोडक्ट की भी ग्रेडिंग होती है, जैसे प्रोडक्ट का साइज़, क्वालिटी, उसका कलर, उसकी डिमांड, और अदर फीचर्स, जिनके अकॉर्डिंग उसको डिस्टिंग्विश किया जाता है अलग दूसरे प्रोडक्ट से।
सब मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनकी अलग अलग क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की, इसलिए वो अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स में प्रोडक्ट को ग्रेड कर देते हैं, बांट देते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल और हम ले सकते हैं बासमती राइस चावल, जैसे कि वो बहुत ही एक प्रीमियम चावल माना जाता है और उसकी डिमांड भी काफ़ी अच्छी रहती है। ग्रेडिंग के हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे हम गुड्स को सेल कर सकते हैं प्रॉपर डिस्क्रिप्शन से, वो रेजिंग ऑफ लोन में भी हेल्पफुल होता है, स्मूथ ट्रेडिंग में हेल्पफुल होता है, और वो बायर्स का कॉन्फिडेंस जीतने में भी एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। इसके बाद हम चलते हैं आपके थर्ड पॉइंट पे, प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट प्राइसिंग बहुत ही वाइटल फंक्शन है मार्केटिंग का। आखिर एडुकेट प्राइस होगा देन आपकी प्रॉफिट्स भी अच्छे होंगे, कस्टमर्स भी अट्रैक्ट होंगे, और ये आपकी प्रोडक्ट प्राइसिंग किस कॉस्ट बेस्ड मेथड पे सेट हो सकती है, मतलब कॉस्ट के अकॉर्डिंग या तो डिमांड के अकॉर्डिंग आपका प्राइसिंग हो सकता है प्रोडक्ट का, या तो जैसा कंपटीशन है आप उसके अकॉर्डिंग प्राइस सेट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट का, या तो जैसे यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर सकते हैं। देन आपका प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एक बहुत ही अप्रोप्रिएट मेथड है, एंड प्राइसेस जो आपके होते हैं इस मैनर में होने चाहिए जो कस्टमर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हो, एंड वो आपको प्रॉफिट्स भी दें। देन इसके बाद आता है आपका बाइंग एंड असेंबलिंग। बाइंग, हम सब कस्टमर्स हैं, हम सब कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बाई करते हैं सही समय पर, सही प्राइस पर, सही क्वांटिटी एंड क्वालिटी पर, एंड फ्रॉम अ राइट सोर्स, जिससे भी हमें लेना है, जिस बायर से भी लेना है। तो इसमें आपकी ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है आपके बायर से लेके सेलर तक, सॉरी सेलर से सेलर टू बायर। देन इसमें बाइंग इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, क्योंकि बाइंग से ही आप कस्टमर्स अपने अट्रैक्ट कर सकते हो, अपनी फर्म का प्रॉफिट बढ़ा सकते हो। बाइंग की कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, हम यहाँ पे 5 प्रैक्टिसेस पढ़ते हैं। इसमें पहली प्रैक्टिस होती है आपकी हैंड टू माउथ बाइंग। इसका मतलब मैं आपको ऐसा समझा सकता हूँ, जैसे एक हिंदी एक आपको एक कहावत है, जितने आपकी चादर हो आप उतने ही पैर फैलाइए। मतलब ये आपकी कंजर्वेटिव बाइंग होती है, जितना आपके पास जितना परचेज़ कर सकते हो आप उसके अकॉर्डिंग परचेज़ करो, उतनी उसके अकॉर्डिंग आप बाई करो। देन आपकी होती है कंसंट्रेटेड बाइंग। कंसंट्रेटेड बाइंग आपको ये कहती है कि कुछ आपके जैसे हम लोग ही हैं, कुछ कस्टमर्स हैं, आप कुछ स्पेसिफिक सप्लायर से या कि एक सिंगल सप्लायर से ही हम कुछ सामान खरीदना चाहते हैं आपने हमारे उसके भरोसे के ऊपर, इसलिए इसे कंसंट्रेटेड बाइंग कहते हैं। देन आपका थर्ड है डाइवर्सिफाइड बाइंग, जो कंसंट्रेटेड बाइंग का एकदम अपोजिट है। इसका मतलब होता है कि हम कस्टमर्स बाय कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर्स से। देन आपका फोर्थ है रेसिप्रोकल बाइंग। रेसिप्रोकल बाइंग ये कहती है कि अगर आप खरीदोगे मुझसे तो मैं ही आपका सामान भी खरीदूंगा। इसमें एक एश्योर्ड मार्केट होता है बायर का। देन आपका फिफ्थ और लास्ट आता है स्पेकुलेटिव बाइंग। स्पेकुलेटिव बाइंग जो होती है आपकी एक ये आपकी प्रैक्टिस करती है बल्क परचेज़ के लिए। इसमें एक हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अरहर की दाल का बहुत से जो आपके सेलर्स होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो आप स्टॉक करके रख लेते हैं जब अरहर की दाल के प्राइसेस बहुत महंगे होते हैं, और धीरे धीरे जैसे अपना स्टॉक निकालते रहते हैं और प्रॉफिट अर्न करते रहते हैं इन नियर फ्यूचर। इसके बाद जो असेंबलिंग टर्म है, इसमें हम बहुत सारे फर्म्स ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठा आके कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो कुछ प्रोडक्ट्स के पार्ट्स को असेंबल करते हैं और उसको एक न्यू एंड यूनिफॉर्म प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। देन इसके बाद आपका सेलिंग है, सेलिंग फंक्शन है। सेलिंग इम्प्लाई करती है ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल, मतलब आपकी ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है जब आप उसको पेमेंट करते हो, पैसा देते हो, आपकी ओनरशिप पोजीशन ट्रांसफ़र हो जाता है। सेलिंग की वजह से हम एक कोई भी फर्म एक अच्छा प्रॉफिट कर सकती है, आखिर वो इफ़ेक्टिव सेलिंग हो, एक रीज़नेबल प्राइस पर हो। सेलिंग आपकी जनरली 2 तरह की होती है, पर्सनल सेलिंग और नॉन पर्सनल सेलिंग। इसमें इसके अकॉर्डिंग आप डिमांड क्रिएट करते हो आपके प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की, इस्टेब्लिश करते हो कॉन्टैक्ट अपने
डिमांड को क्रिएट करते हो, नेगोशिएट करते हो और एक्सचेंज करते हो, उसमें सारी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करके। देन जो आपकी फर्स्ट होती है पर्सनल सेलिंग, इसका मतलब जैसे फेस टू फेस इंटरेक्शन करना और कुछ सामान खरीदना, उसके बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में समझना, समझा उसको बायर को समझाए वहाँ पे सेलर कि कैसा है प्रोडक्ट, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है, और आप उस प्रोडक्ट को आप उस टाइम तुरंत खरीद सकते हो पैसे दे के, या फिर आप बाद में भी उसे फ्यूचर डेट के पे पेमेंट कर सकते हो उसका। देन इसके बाद आपकी इम्पर्सनल सेलिंग होती है। ये कॉन्सेप्ट तो बहुत ही ट्रेंडिंग है आजकल और हम सब जानते हैं। इम्पर्सनल सेलिंग आपकी कैसे हो सकती है, जैसे कि कोरियर से, पोस्टल सर्विसेज से, डिलीवरी से, होम डिलीवरी से। और आपकी ये जो ऑर्डर्स कैसे बुक हो सकते हैं, फ़ोन के थ्रू, ईमेल के थ्रू, एप्लीकेशंस के थ्रू ये होते हैं बुक, देन आपको डिस्पैच किए जाते हैं। इसमें जनरली मनी जो है, पेमेंट जो है पहले ही कलेक्ट हो जाता है ओनरशिप से पहले, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप से पहले ही। और इस मेथड को हम VPP कहते हैं, मतलब वैल्यू पेमेंट पोस्ट, वैल्यू पेमेंट पोस्ट। इसमें आपको ये जो मेथड है आजकल बहुत ट्रेंडिंग है और हम सब ऑनलाइन परचेज करते हैं, जिसमें से हम बहुत बार पहले ही पेमेंट कर देते हैं। देन आपका इसमें आता है पहले, फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस आते हैं आपके सेकंड, जिसमें पहले वेयर हाउसिंग होता है। इसमें आपको अपने प्रोडक्ट को रखना पड़ता है, जिससे आप कभी भी उसकी डिमांड हो तो आप उसे सप्लाई कर सको टाइम पर अच्छे से। जैसे एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम वीट का। वीट का कंजप्शन पूरे साल होता है, बट वो प्रोड्यूस कब होता है, उसे हार्वेस्ट वो उसे बोया जाता है आपको नवंबर के मंथ में, एंड देन उसे हार्वेस्ट किया जाता है मार्च और अप्रैल में। बट उसे हम स्टोर करके रखते हैं, जिससे हम पूरे साल उसका कंजप्शन चलता रहे। देन इसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अलग अलग कंज्यूमर्स को अलग अलग जगहों पे ट्रांसपोर्ट करना, चाहे वो एयरवेज से हो, वाटरवेज से हो, रोडवेज से हो, रेलवे से हो, सारे मोड्स डिपेंड करते हैं आपकी प्रोडक्ट को सप्लाई करने में, उसकी स्पीड पे, परफॉर्मेंस पे, कॉस्ट पे, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। देन इसके बाद आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आखिर आपकी इन्वेंट्री अच्छे तरह से मैनेज होगी जब ही आप डिस्पैच कर पाओगे ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल्ड डिलीवरी। देन इसके बाद आपका आता है थर्ड टाइप ऑफ फंक्शंस, ऑक्सिलरी फंक्शन, जो कि रिस्क, इसमें पहला फंक्शन है रिस्क बियरिंग। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स में हर जगह रिस्क होता है। वो चोरी हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, रास्ते में ख़राब हो सकते हैं, कुछ टूट फूट सकता है, इसलिए हर तरह का रिस्क होता है इस टाइप के फंक्शन में। देन आपका फाइनेंसिंग, जैसे हम कह सकते हैं कि ब्लड एक ह्यूमन बॉडी का लुब्रिकेंट है, ऐसी फाइनेंसिंग एक मार्केटिंग मशीनरी का लुब्रिकेंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन के लिए ऑफ गुड्स एंड देयर सेल। इसमें बहुत तरीके से फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि आजकल बहुत तरह के बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, जिससे आपकी मार्केटिंग गुड्स एंड सर्विसेज की अच्छी हो पाए। देन इसके बाद आपका पैकेजिंग आता है। पैकेजिंग एक अदर फैक्टर है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट। इसकी वजह से आप गुड्स को डैमेज होने से बचा सकते हैं। अच्छा पैकेजेस होगा, कंटेनर्स होंगे, तो उसमें लीकेज की संभावना कम होगी, स्पॉइलेज कम होगा, ब्रेकरेज कम होगा। पैकेजिंग की वजह से ही आप आइडेंटिटी भी दे सकते हैं अपने प्रोडक्ट को और एक अलग पहचान दे सकते हैं। इसके बाद आपकी ब्रांडिंग आती है। ब्रांड के बारे में हम सब जानते हैं कि ब्रांड, हम लोग सब लोग ब्रांड को प्रिफर्स करते हैं अपने जैसे वो जो पॉपुलराइज प्रोडक्ट्स होते हैं इनको प्रेफर करते हैं ब्रांडिंग के रोल में। एक पॉपुलैरिटी होती है सर्टेन ग्रुप ऑफ कस्टमर से कि हम वही ब्रांड प्रेफर करेंगे, हमें वही ब्रांड चाहिए, उसी ब्रांड का प्रोडक्ट चाहिए। तो ब्रांडिंग जो कि अट्रैक्टिव होनी चाहिए, सजेस्टिव होनी चाहिए, इजी टू स्पेल होनी चाहिए
और वो सब लोग उसे रिमेंबर रख सकें, ये भी आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जैसे कि ब्रांडिंग होती है डव शैम्पू की, LG रेफ्रिजरेटर्स की, बाटा शूज़ की, एक्सेट्रा। देन एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग प्रमोशन, जो आजकल टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोडक्ट को मेंटेन रखने के लिए, डिमांड को उसकी क्रिएट करने के लिए, डेवलप करने के लिए। देन आपका आता है मार्केट एनालिसिस। मार्केटिंग बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड करता है, और आज के टाइम में मार्केटिंग एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पॉलिटिकल ग्राउंड पे हो, लीगल ग्राउंड पे हो, कल्चरल ग्राउंड पे हो, टेक्निकल ग्राउंड पे हो, या सोशल ग्राउंड पे हो। आखिर एनालिसिस अच्छा होगा आपका मार्केटिंग का, इंफॉर्मेशन आपकी अच्छी होगी, जभी आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को और थ्रेट को पहचान पाओगे, और एक बहुत ही अच्छी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को अपना पाओगे, स्ट्रेटेजीज़ को अपना पाओगे, और अपने कस्टमर्स को नीड्स एंड वांट्स को आपकी सेटिस्फाई कर पाओगे। इसके बाद आपकी इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग आती है, जो इसमें पहली है आपकी मार्केटिंग फैसिलिटेज एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद आती है आपकी मार्केटिंग इंक्रीज मार्केट बेस। मार्केटिंग से बहुत तरह के सेक्टर्स खुलते हैं, बहुत बड़ा मार्केट बेस बनता है बैंकिंग का, इंश्योरेंस का, स्मूथ और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए बहुत सारे एरियाज डेवलप होते हैं। इसका थर्ड पॉइंट है इसमें मार्केटिंग गिव्स बूस्ट टू अदर एक्टिविटीज़, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टिंग, एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, जो कि इन ये सब एक्टिविटीज़ बूस्ट होती हैं मार्केटिंग वजह से, इंक्रीज़ होती है। इसके बाद मार्केटिंग रेज और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। देन आपका मार्केटिंग प्रोवाइड करता है सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। देन मार्केटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, नो डाउट बहुत सारी, क्योंकि मार्केटिंग बहुत सारे सेक्टर्स में आपका लगता है, अलग अलग सेक्टर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। इसमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बनती है एक लार्जर रीजन में, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है, बहुत से लोग एम्प्लॉयड होते हैं, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में हो गया, बैंकिंग सेक्टर में हो गया, एडवर्टाइजिंग सेक्टर में हो गया, एक्सेट्रा। देन मार्केटिंग आपकी इकोनॉमी को स्टेबल करता है, गुड्स प्रोड्यूस होते हैं और वो सप्लाई होते हैं एक अच्छी मात्रा में, और प्राइस आपकी सप्लाई ऑफ गुड्स की कोई कमी नहीं है। देयर इज़ लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन इन आवर कंट्री, उसके अकॉर्डिंग डिमांड आती है, उसके अकॉर्डिंग आपकी इकोनॉमी स्टेबल होती है थ्रू डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन। देन मार्केटिंग की वजह से आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, बहुत अच्छे से एक्सटेंड तक आप यूज़ कर सकते हो अपने रिसोर्सेज को, आप जस्टिफाइज कर सकते हो आप एक अपने रिसोर्सेज के यूज़ को। देन इसके बाद आते हैं मार्केटिंग हेल्प्स इन इंक्रीजिंग नेशनल इनकम। दिस इज़ द लास्ट इम्पोर्टेंस, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मार्केटिंग की वजह से हम अर्निंग कैपेसिटी, बहुत ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं, नेट इफेक्ट नेट इफेक्ट ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स इंक्रीज़ करता है पर कैपिटा इनकम एज वेल एज नेशनल इनकम। सो आज के लेसन में हमने पढ़ा है नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। आखिर आप इन सब चीज़ों को अच्छे से अप्लाई करते हो तो आप डिजिटल मार्केटिंग में एक अच्छे से सक्सेस पा सकते हो इन कॉन्सेप्ट्स को समझ के। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो गुरुकुल ई स्कूल ऑन यूट्यूब, Instagram and Facebook, and keep supporting us. Thank you everyone. Be happy.